अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इंटर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है होम्योस्टेसिस। तो आज इसके कंपोनेंट्स वगैरह और मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझेंगे होम्योस्टेसिस का। सबसे पहले होम्योस्टेसिस है क्या? होम्योस्टेसिस बायोलॉजी का एक टर्म है। ये जो टर्म था ये इंट्रोड्यूस करवाया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था वाल्टर ब्राडफोर्ड केनन। 1926 में वाल्टर ब्राडफोर्ड केनन ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया, वो टर्म था होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे बर्नार्ड क्लार्क। बर्नार्ड क्लार्क ने होम्योस्टेसिस का मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझाया। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? होम्यो वर्ड का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है प्रोसेस टू स्टेट। सेम प्रोसेस टू स्टेट, प्रोसेस टू स्टे सेम, प्रोसेस टू स्टे रेगुलेटेड या फिर प्रोसेस टू स्टे कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। एक हमारे बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल कंडीशंस हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, और एक जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इन दोनों के दरमियान क्या करना है? बैलेंस रखना है या इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना है अगेंस्ट द फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। सिंपल वर्डिंग में अगर एक सेंटेंस हम समझें तो होम्योस्टेसिस का मतलब होगा स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस। तो बैलेंस करना है इंटरनल कंडीशंस को। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? डायनामिक उस चीज को कहते हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहे। हमारे बॉडी के अंदर जो भी कंडीशंस हैं, जो भी चेंजेस हैं, वो सारी चेंज होती रहती है, डायनामिक प्रोसेस में रहती है। तो लेट सपोज अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की लेवल भी जो है चेंज होती रहती है, कब कम होती है और कभी ज्यादा हो जाती है। तो ये डायनामिक प्रॉपर्टी है। तो इसको बैलेंस रखना, इक्विलिब्रियम में रखना, ये किसका काम है? होम्योस्टेसिस का। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको क्या करना होता है? रेगुलेट करना होता है या फिर उनको मेंटेन करना होता है। अच्छा, अब होम्योस्टेसिस क्या एक प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सिस्टम दैट मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे लिविंग सिस्टम की जो क्या करती है? स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी को स्टेबल, जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं उन फंक्शंस को क्या करती है? स्टेबल बनाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी के लिए एक प्रॉपर्टी है लिविंग सिस्टम की जिसको क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। नंबर दूसरी बात, होम्योस्टेसिस इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए एक नेसेसरी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, मींस खुद ब खुद रेगुलेट होता है। लेकिन इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेन ये अपने आप को रेगुलेट करता रहता है जैसे कि हम क्या करते हैं? हम सर्वाइव कर पाए। तो इसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। या इजीली अगर इसको हम डिफाइन करें, टेंडेंसी ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इंटरनल कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वही बात आ गई कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, आउटसाइड द बॉडी, जो भी हमारी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो सारा हमारा एनवायरनमेंट है। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती रहती है? फ्लक्चुएशंस है। अब फ्लक्चुएशंस वर्ड का मतलब ये होता है कि वो जो चेंजेस हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कभी कम होती हैं और कभी ज्यादा। लेट्स सपोज टेंपरेचर को देखें अगर, तो टेंपरेचर विंटर सीजन में क्या होता है? कम होता है और समर सीजन में ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या हो रही है? फ्लक्चुएशंस हो रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। तो इन फ्लक्चुएशंस का डायरेक्टली असर हमारे इंटरनल कंडीशंस या इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे इंटरनल कंडीशंस है या इंटरनल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको क्या किया जाए? रेगुलेट किया जाए या उसको कांस्टेंट रखा जाए अगेंस्ट द फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म या सेल की इस टेंडेंसी को, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंटरनल कंडीशंस में कौन सी कंडीशंस आ जाती हैं जो हमें मेंटेन करनी होती हैं? इंटरनल कंडीशंस कौन सी हैं जो हमें क्या करनी है? मेंटेन करनी है। तो इंटरनल कंडीशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं टेंपरेचर की। एक्सटर्नल अगर टेंपरेचर इंक्रीज होगा, लेट सपोज जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नाउअडेज हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो टेंपरेचर है वो अबाउट 45 48 सेंटीग्रेड तक जाता है। तो अगर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा और हमारी बॉडी का टेंपरेचर भी इंक्रीज होगा। लेकिन हमारी बॉडी क्या कोशिश करती है? हमारी बॉडी कोशिश करती है कि जो टेम्परेचर है बॉडी का टेम्परेचर वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। मींस एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो मेंटेन किया जाए।
हमारी बॉडी का जो नॉर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर है वो कितना है 37 सेंटीग्रेड। अगर फॉरेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6, अगर केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अब हमारी बॉडी कोशिश करती है कि बाहर टेम्परेचर चाहे 50 सेंटीग्रेड हो जाए, लेकिन हमारी बॉडी को ये टेम्परेचर मेंटेन करना है, इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो स्टेबिलिटी है हमारे टेम्परेचर की, ये भी एक एस्पेक्ट है, ये भी इंटरनल चेंज जिसको क्या करना है, मेंटेन करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा तो फिर क्या होता है। तो हम पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर मोर देन 1000 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स काम करते हैं। 1000 से ज्यादा टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर वर्क करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर रेंज पर काम करते हैं, और वो टेम्परेचर कितना है 37 सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर मतलब कम होगा तो क्या होगा, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज होगी। फाइनली अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। मतलब एंजाइम को वर्क करने के लिए ये एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल सेट पॉइंट टेम्परेचर, चाहे वर्ड यूज करते हैं सेट पॉइंट। अब सेट पॉइंट का मतलब क्या होता है, सेट पॉइंट कहते हैं मतलब एक डिजायर्ड लिमिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हैं उनकी एक डिजायर्ड लिमिट जहां पर वो सरवाइव कर सकते हैं या स्टेबल रहते हैं, उस पॉइंट को, उस डिजायर्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, उस आइडियल पॉइंट को हम कहते हैं सेट पॉइंट। अब सेट पॉइंट या फिर एक वर्ड यूज करते हैं नैरो रेंज। लेट्स सपोज नैरो रेंज की अगर बात करें तो सेट पॉइंट हो जाएगी 37 सेंटीग्रेड, लेकिन नैरो रेंज कहते हैं 36 टू 38। ये हमारी नैरो रेंज है। अगर इसके बीच अगर टेम्परेचर है तो फिर भी हम उसको सेट पॉइंट काउंट करेंगे या फिर स्टेबल टेम्परेचर काउंट करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर नेसेसरी है फॉर द वर्किंग ऑफ एंजाइम। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एंजाइम्स रेगुलरली कंसिस्टेंसी से काम करते रहें तो ये टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। तो ये भी एक इंटरनल चेंज है, ये भी हमारी बॉडी का एक एस्पेक्ट है जो होम्योस्टेसिस के कंट्रोल में आता है। नंबर सेकंड पॉइंट है पीएच। पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, या सिंपली हम कहें एसिड और बेस का जो बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर उसको हम पीएच कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं एसिडिक इन नेचर, मींस वो काम करते हैं, उनकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो एसिडिक होती है, वो एसिडिक नेचर में काम कर सकते हैं। और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं, जो बेसिक मतलब रेंज में काम करते हैं। तो इस हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर लेट सपोज अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन एंजाइम, उनकी पीएच होती है 2 क्या है, एसिडिक पीएच है। अगर सलेवरी अमाइलेज की बात करें तो 6.8 उनकी पीएच होती है, और ये क्या है, स्लाइटली बेसिक है। तो कुछ एंजाइम एसिडिक इन नेचर होते हैं, कुछ बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर एसिडिक एंजाइम को बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाएगा तो वो काम नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से पीएच को मेंटेन करना होता है जैसे वो प्रॉपर्ली काम कर सकें। एसिड वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिड नेचर में काम करते हैं, और जो बेस वाले होते हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पीएच को मेंटेन रखना भी निहायत बहुत जरूरी है। अच्छा, नंबर 3 है ग्लूकोज। ग्लूकोज की अगर बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 90 से 130 बिफोर ईटिंग। 130 तक ये एक एडल्ट के अंदर नॉर्मल रेंज होती है ग्लूकोज की। अब अगर ग्लूकोज की रेंज बढ़ जाएगी लिमिट से, सेट पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर कौन सी डिजीज काज होगी, डायबिटीज। अगर ये जो रेंज है ग्लूकोज की अगर ये डिक्रीज होती है तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस काज होगी या फिर अनकॉन्शियसनेस वाली कंडीशन अकर हो सकती है। तो ग्लूकोज की रेंज को भी मेंटेन करना ये भी एक एक्सपेक्ट है होम्योस्टेसिस का। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इनकी रेंज को भी मेंटेन करना लाजमी होता है, क्योंकि जो ऑस्मोसिस है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डिपेंड करती है ऑस्मोसिस। जिस तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा होते हैं उसी तरफ वाटर का फ्लो होता है। तो इस हिसाब से अगर ऑस्मोसिस को मतलब नॉर्मली देखें तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना लाजमी होता है। उसके बाद मिनरल्स और विटामिन की बात करें तो इनकी डिफिशियंसी या एफिशिएंसी से भी डिसऑर्डर्स काज होते हैं। जैसे विटामिन ए की डिफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस काज करती है, और विटामिन सी वगैरह, ये सारे जो मिनरल्स या विटामिन हैं इनकी अगर डिफिशिएंसी हो जाएगी या फिर एफिशिएंसी तो इससे भी डिसऑर्डर्स काज होते हैं।
तो इस हिसाब से इनको भी क्या करना होता है, इनको भी मेंटेन करना होता है। अच्छा, उसके बाद अगर गैसेस की बात करें तो मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक पॉइजनस गैस है। जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी को क्या कर देती है, एक्सहेल कर देती है। मींस कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस शुड आल्सो शुड बी मेंटेन। अच्छा, उसके बाद वाटर। अगर वाटर की बात करें तो वाटर में हम दो पढ़ते हैं, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से वाटर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है हमारी बॉडी के अंदर वो भी मतलब क्या करना होता है, हमें एक्सक्रिएट करना होता है यूरिन के थ्रू, स्वीट की फॉर्म में या ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वेपर्स की फॉर्म में वाटर रिमूव हो जाता है। और उसके बाद एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट भी मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनके रिजल्ट में वेस्टेज बनती है, जिनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्टेज कहते हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी हमारी बॉडी से रिमूव करना लाजमी होता है। तो ये सारी हमारी बॉडी के इंटरनल चेंजेस हैं। इन सारी चेंजेस को, इंटरनल कंडीशंस हैं, इन सारे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो इस इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना होता है, कांस्टेंट करना होता है, मेंटेन करना होता है अगेंस्ट द फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, एक प्रोसेस जिसके अंदर हमारे इंटरनल कंडीशंस मेंटेन होती हैं अगेंस्ट फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, अब होम्योस्टेसिस में अच्छा ये जो कंडीशंस है इसमें मतलब कुछ कंडीशंस जो होती है मेन होती है, जैसे टेम्परेचर की बात करें या एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या फिर सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन की बात करें तो ये एस्पेक्ट होते हैं तीन, जिसको हम थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन या फिर एक्सक्रीशन कहते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस के अंदर है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस या फिर हम कहते हैं होम्योस्टैटिक पाथवे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। होम्योस्टेसिस में मतलब ये चीजें सारी मेंटेन हो रही हैं, लेकिन इनको मेंटेन करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर इनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये चीजें मेंटेन हो रही होती हैं। तो इस कंपोनेंट को समझने के लिए सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स जो चेंज को, किसी भी वेरिएबल या चेंज को डिटेक्ट करते हैं, फिर वो मैसेज जाता है सीएनएस के पास, कंट्रोल सेंटर के पास या इंटीग्रेटर कहते हैं जिसे, फिर इंटीग्रेटर डिसीजन मेकिंग करता है, फिर वो कमांड जाती है इफेक्टर के पास, फिर इफेक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है उसी स्टिमुलाई का। तो इस सारे मैकेनिज्म को होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कहते हैं, इस पाथवे को होम्योस्टैटिक पाथवे कहते हैं। अब इस होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म या पाथवे में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं वो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो पहला कंपोनेंट है वो है रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं, रिसेप्टर्स आर सेल्स और ऑर्गन्स दैट डिटेक्ट चेंज इन वेरिएबल। मतलब चेंज इन वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल ये सारी जो हमारे इंटरनल कंडीशंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और हमने कहा था कि ये डायनामिक मतलब प्रोसेस होता है, इनके अंदर चेंजिंग आती रहती है, ये चेंज होते रहते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर जो भी चेंजेस होंगी उन चेंजेस को डिटेक्ट कौन करेगा, रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे। अब ये रिसेप्टर सेल्स भी हो सकते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। इनका काम क्या है, ये वेरिएबल्स से सारे इंटरनल जो कंडीशंस हैं ये सारे वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर जो भी चेंज होगी उनको डिटेक्ट करेंगे। फिर ये रिसेप्टर्स न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड होती हैं टू द नर्वस सिस्टम, जो हमारा कंट्रोल सेंटर है या फिर नर्वस सिस्टम है, उनसे ये न्यूरोलॉजिकली यानी विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। फिर ये उस मैसेज को कन्वे करके कहां पर पहुंचाएंगे, कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाएंगे। कंट्रोल सेंटर को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटर कहते हैं। अब इंटीग्रेटर है वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेट मतलब होता है कि डेटा को पुट टुगेदर, डेटा को कलेक्ट करना, एक जगह पर कलेक्ट करना, फिर उसके बाद करेक्टिव मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं या फिर सेट पॉइंट्स। मींस जो भी चेंजेस हैं, चेंज या मतलब दो कंडीशन, या तो पॉजिटिव चेंज होगी जो हमारे सेट पॉइंट है, कोई भी वेरिएबल उससे इंक्रीज हो रहा है, या फिर नेगेटिव चेंज है उससे डिक्रीज हो रहा है। अब ये जो चेंजिंग है, इस चेंज को करेक्टिव मैकेनिज्म अप्लाई करेगा इंटीग्रेटर। जो इंटीग्रेटर होता है वो करेक्टिव मैकेनिज्म अप्लाई करेगा, मींस उसको सेट पॉइंट तक लेके जाएगा। फिर ये जो कमांड है इंटीग्रेटर की या फिर कंट्रोल सेंटर की, ये कमांड जाएगी इफेक्टर तक। अब ये जो पाथवे है रिसेप्टर से अफिरेंट पाथवे के थ्रू कमांड जो सेंसेशन जाएगी कंट्रोल सेंटर की तरफ, और कौन लेके जाएंगे, इधर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स।
सेंसरी न्यूरॉन्स से, फिर इंटीग्रेटर से जो डिसीजन मेकिंग हुई, जो करेक्टिव मैकेनिज्म है या फिर कमांड है, उसको इफेक्टर की तरफ लेके जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, फिर ये मैसेज जाएगा इफेक्टर की तरफ। अब ये जो इफेक्टर होते हैं, इफेक्टर क्या होते हैं? इफेक्टर आर मसल्स आर ग्लैंड्स। अब ये दो क्यों, या मसल्स या ग्लैंड्स, मतलब अगर हमारी जो चेंज है, मींस जो वेरिएबल में चेंज है, अगर वो चेंज इंटरनल बॉडी की चेंज होगी, क्योंकि रिसेप्टर्स होते हैं वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। अगर ये चेंज इंटरनल होगी तो फिर इसको कौन रेस्पॉन्ड करेगा? ग्लैंड्स। अगर ये चेंज एक्सटर्नल होगी तो इसको कौन रेस्पॉन्ड करेगा? मसल्स रेस्पॉन्ड करते हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो इफेक्टर्स होते हैं, दीज आर मसल्स आर ग्लैंड्स हैविंग इफेक्ट ऑन वेरिएबल, जिसका वेरिएबल के ऊपर क्या होता है? इफेक्ट होता है। मींस ये क्या करेंगे? वेरिएबल को सेट पॉइंट तक लेके जाएंगे। इनका काम है कि ये वेरिएबल में जो चेंज है उसको क्या करें? उसको मेंटेन करें या फिर रेगुलेट करें। तो ये तीन क्या है? कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के। और आज इस लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस का कांसेप्ट समझा, डेफिनेशन, और उसके अंदर जो इंटरनल कंडीशंस हैं, और उसके बाद इसके कंपोनेंट्स या मैकेनिज्म समझा। इसमें से कोई बात आपको अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।